गुड मॉर्निंग। डायनेमिक्स में हम स्पर्शरेखीय वेग और अभिलंबिक वेग हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हम करेंगे स्पर्शरेखीय त्वरण और उसके बाद अभिलंबिक त्वरण। स्पर्शरेखीय त्वरण और अभिलंबिक त्वरण करेंगे कल और आज करेंगे सिर्फ अब स्पर्शरेखीय त्वरण। तो स्पर्शरेखीय त्वरण टॉपिक क्या है? स्पर्शरेखीय त्वरण। स्पर्शरेखीय त्वरण, इसका स्टेटमेंट वही रहेगा। स्टेटमेंट क्या था कि यदि एक कण किसी स्थिर बिंदु से किसी स्थिर बिंदु से वक्र s बराबर एफ साई पर गमन करता है तो यहाँ से स्पर्शरेखीय त्वरण ज्ञात करना है। तो स्पर्शरेखीय त्वरण ज्ञात कीजिए। स्पर्शरेखीय त्वरण ज्ञात कीजिए। पहले की तरह ही कोई वक्र है s इक्वल टू एफ साई, तो उस पर क्या है, हमें ज्ञात करना है स्पर्शरेखीय त्वरण। पहले स्पर्शरेखीय त्वरण ज्ञात करने से पहले ये समझेंगे कि स्पर्शरेखीय वेग क्या था। स्पर्शरेखीय वेग क्या था? स्पर्शरेखा के अनुदिश जो वेग था वो स्पर्शरेखीय त्वरण था, स्पर्शरेखीय वेग था। कि स्पर्शरेखीय वेग के अनुदिश जो वेग हो रहा है, वेग जो जा रहा है वो स्पर्शरेखीय वेग था। अब जो स्पर्शरेखीय रेखा के अनुदिश जो स्पर्शरेखीय वेग है, उस वेग में परिवर्तन की दर क्या होगी? स्पर्शरेखीय त्वरण। क्योंकि त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। कि जो वेग में परिवर्तन हो रहा है वही क्या है? त्वरण है। तो स्पर्शरेखा के अनुदिश जो वेग है और जो उस वेग में जो परिवर्तन है, तो वेग में परिवर्तन ही क्या हो जाएगा? स्पर्शरेखीय त्वरण हो जाएगा। तो स्पर्शरेखीय त्वरण के लिए पहले क्या मानेंगे कि पहले तो क्या मान लेते हैं? पहले मानेंगे ये कि कोई वक्र मान लेते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, कोई वक्र मान लेते हैं। ये है वक्र मान लिया s इक्वल टू एफ साई, ये है s इक्वल टू एफ साई। और कोई बिंदु मान लेते हैं a, जिससे वो स्टार्ट होता है कोई कण। तो यहाँ से बिंदु मान लिया a, यहाँ से कण स्टार्ट होता है, तो ये बिंदु है a। फिर t समय बाद देखेंगे कि वो कण कहाँ तक जाता है। तो t समय बाद देखेंगे कण की स्थिति। तो t समय बाद कण की स्थिति है बिंदु P पे। तो t समय बाद कण की स्थिति क्या है? बिंदु P पे। तो बिंदु P पे कण की स्थिति है t समय पश्चात। तो t समय पश्चात कण की स्थिति है बिंदु P पे। अब थोड़ी देर पश्चात और देखा, मतलब t टाइम तो बीत चुका और डेल t समय एक्स्ट्रा देने के बाद कण की स्थिति क्या हुई? तो कण की स्थिति हुई बिंदु Q पर। कि t समय पर तो कण की स्थिति थी P और थोड़ा टाइम और बढ़ने के बाद कण की स्थिति क्या हो गई? Q। तो कण की स्थिति मान ली बिंदु Q पर। तो ये है बिंदु Q। और यहाँ से पहले की तरह ही बिंदु P पे क्या खींची थी? एक स्पर्श रेखा। बिंदु Q पे एक स्पर्श रेखा, बिंदु Q पर एक स्पर्श रेखा। और इस स्पर्श रेखा के साथ जो x अक्ष के साथ कोण बना था उसको नाम दिया था साई। तो ये क्या है? साई, कोण साई। और बिंदु Q पर जो कोण बना था उसको नाम दिया था हमने साई प्लस डेल साई। तो ये वक्र क्या था? ये वक्र था s इक्वल टू एफ साई। और इस पे जो कोण बन रहा है x अक्ष के साथ स्पर्शरेखा के अनुदिश जो कोण बन रहा है वो था साई प्लस डेल साई।
अब हमें क्या करना है, और इस बिंदु को एक और नाम दे देते हैं, इस बिंदु को नाम दे देते हैं बिंदु B। अब यहाँ हम क्या करते हैं, बिंदु P को लेते हैं, बिंदु P को लेते हैं और बिंदु P पे वेग देखते हैं, बिंदु P पे वेग देखते हैं, और फिर थोड़े टाइम पश्चात बिंदु Q पे टाइम देखते हैं, Q पे वेग देखते हैं। मतलब बिंदु P पे वेग देख लेंगे और बिंदु Q पे वेग देख लेंगे। तो बिंदु Q पे वेग क्या था और माइनस बिंदु P पे वेग क्या था, उसको क्या कर देंगे माइनस, तो क्या आ जाएगा, वेग में परिवर्तन आ जाएगा, कि वेग में परिवर्तन हो जाएगा, बिंदु Q पे अलग वेग होगा और बिंदु P पे अलग वेग होगा। तो बिंदु Q माइनस बिंदु Q पे जो वेग है वो माइनस और अपॉन समय कर देंगे। तो बिंदु P से Q तक जाने में समय कितना लगा, समय लग रहा है डेल टी, तो नीचे क्या रख देंगे, डेल टी रख देंगे। अब मान लेते हैं कि बिंदु BP जो ये रेखा है, स्पर्श रेखा BP के अनुदिश बिंदु P से जो वेग मान लेते हैं वो वेग मान लेते हैं v, क्या मान लिया, स्मॉल v। और जो बिंदु Q है उसकी स्पर्श रेखा के अनुदिश ये जो वेग है उसको मान लेते हैं v प्लस डेल v, कि स्पर्श रेखा बिंदु P पे वेग मान लिया v और बिंदु Q पे वेग मान लिया v प्लस डेल v। अब हमें त्वरण ज्ञात करना है, लेकिन त्वरण ज्ञात करने के लिए वो वेग क्या होने चाहिए, एक ही दिशा में होने चाहिए वेग। लेकिन यहाँ तो एक वेग बिंदु P पे जो वेग है वो तो है इस दिशा में और बिंदु Q पे जो वेग है वो है इस दिशा में। लेकिन हम क्या करते हैं, BP के अनुदिश ही वेग लेना चाहेंगे यदि Q पे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस साइड वेग लेना पड़ेगा बिंदु Q पर। हम क्या कर रहे हैं, त्वरण ज्ञात कर रहे हैं। त्वरण क्या होता है कि वेग में परिवर्तन तो होना चाहिए लेकिन वो एक ही दिशा में होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ तो बिंदु P पे वेग तो है इस साइड और बिंदु Q पे है वेग इस साइड, स्पर्श रेखा के अनुदिश वेग है। तो इसके लिए क्या करते हैं, बिंदु P पे जो वेग v है उसको ले लेते हैं, P को मान के चलते हैं कि वेग इस साइड है तो Q पे ही इस साइड एक वेग लाते हैं, इस साइड वेग। इस साइड वेग लाने के लिए क्या करते हैं, जो BP है BP के समांतर एक रेखा खींचते हैं, स्पर्श रेखा BP के समांतर। तो स्पर्श रेखा BP के समांतर एक रेखा खींचेंगे और जो बिंदु Q से जा रही हो, तो बिंदु Q से जो रेखा जा रही हो ये क्या है, BP के समांतर हो गई। तो अब ये जो वेग है वो वेग आ जाए तो ये Q पे वेग हो जाएगा, किसके सापेक्ष, BP के ही अनुदिश वेग हो जाएगा। BP के अनुदिश का मतलब BP की ही दिशा में वेग हो जाएगा, तो बिंदु Q पे भी वेग आ जाएगा इस दिशा में ही, और बिंदु P पे वेग पहले से है ही v। अब ये ज्ञात करने के लिए यहाँ का कोण ज्ञात होना चाहिए, थीटा ज्ञात होना चाहिए यहाँ का, और यहाँ का थीटा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ का थीटा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, पहले यहाँ का अगर थीटा ज्ञात करना है तो यहाँ का थीटा मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और ये कोण क्या है, ये और ये कोण क्या है, एकांतर कोण है। तो ये कोण ज्ञात करने के लिए ये कोण ज्ञात कर लेते हैं पहले, ये कोण ज्ञात करने के लिए। और ये कोण किस तरह ज्ञात करेंगे, ये कोण ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो नीचे वाली रेखा है, जो ये नीचे वाली रेखा है उसी के समांतर एक और रेखा खींचते हैं। कहाँ से, जो बिंदु यहाँ से जाए, तो यहाँ से एक समांतर रेखा खींचते हैं। इस नीचे वाली लाइन के समांतर एक रेखा खींच ली, इस नीचे वाली लाइन के एक समांतर रेखा खींच ली, और नीचे वाली लाइन ये है डैश डैश वाली लाइन, ये डैश डैश वाली लाइन, और ये है नीचे वाली लाइन, और इसको ये रेखा काट रही है यहाँ से ये, और ये कोण कितना है इसके साथ, ये है साई, तो ये कोण भी कितना होगा, साई। तो हमें पता लग गया कि ये कोण कितना है, ये कोण है साई, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं और समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण साई, तो ये कोण भी साई। उसी प्रकार हम देखेंगे, उसी प्रकार देखेंगे कि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, डैश डैश वाली और ये लाइन, और इसको भी एक तिर्यक रेखा काट रही है, तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये पूरा कोण साई प्लस डेल साई,
तो ये पूरा कोण भी साई प्लस डेल साई, ये पूरा कोण साई प्लस डेल साई और ये साई, तो ये कोण कितना बचा, ये कोण बचा डेल साई, ये कोण कितना आया डेल साई। और यदि ये कोण डेल साई आया, ये कोण क्या आया डेल साई, और ये समांतर रेखा है तो ये कोण डेल साई, तो ये कोण भी ऊपर वाला भी डेल साई, तो ये कोण कितना आ गया, ये आ गया डेल साई। ये किस तरह है डेल साई, समांतर रेखा है और उसको क्या कर रही है, एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो एकांतर कोण से, एकांतर कोण पहले साई, तो ये कोण भी साई, और यदि ये साई प्लस डेल साई तो ये पूरा साई प्लस डेल साई, ये साई, ये पूरा डेल साई प्लस डेल साई, तो ये कितना बचा, ये बचा डेल साई। यहाँ से लेके यहाँ तक ये कोण डेल साई, तो ये दोनों समांतर रेखा है, तो ये डेल साई, तो ऊपर वाला भी कोण डेल साई। अब यहाँ से इसके कंपोनेंट निकाल सकते हैं, तो पहले क्या करते हैं, इस समांतर रेखा के इसके लंबवत खींच देते हैं, एक और वेग ले लेते हैं लंबवत, और बीच में से जा रही है v प्लस डेल v वेग, तो यहाँ से इसके कंपोनेंट ले, इसके घटक लें, तो थीटा के साथ जो होता है वो तो आता है कोस थीटा, और जो थीटा के साथ नहीं होता है वो आता है साइन थीटा। ये v प्लस v वेग ये बीच वाला है, तो यहाँ से यदि ये ज्ञात करना चाहें, ये ज्ञात करना चाहें तो यहाँ से थीटा के साथ ये आएगा, तो v प्लस डेल v प्लस डेल v और कोस थीटा कितना है डेल साई, थीटा है डेल साई, थीटा कितना है, थीटा है डेल साई, क्योंकि यहाँ थीटा कितना है डेल साई, और हमें तो यही चाहिए, ये नहीं चाहिए तो इसको नहीं मानते, एक बार इसको नहीं लिखते हैं, ये घटक चाहिए हमें इस तरफ वाला, तो इसके साथ कोस और ये वेग है, तो v प्लस डेल v और कोस डेल फाई। तो बिंदु P के जो BP है उसके अनुदिश वेग तो है स्मॉल v, और Q पे ही TP के अनुदिश वेग कितना आया v प्लस डेल v और कोस डेल फाई। तो बिंदु Q पे भी वेग आ गया TP के अनुदिश का मतलब TP की दिशा में ही, और बिंदु P पे ही TP के अनुदिश TB के अनुदिश PB के अनुदिश पहले से वेग क्या है स्मॉल v। तो यहाँ से त्वरण ज्ञात करेंगे, स्पर्श रेखीय त्वरण, और ये क्या है, ये BP क्या थी स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखीय त्वरण किस तरह ज्ञात होगा, स्पर्श रेखीय त्वरण, तो यहाँ से स्पर्श रेखीय त्वरण ये क्या है, स्पर्श रेखीय त्वरण, तो स्पर्श रेखीय त्वरण के इक्वल क्या आया, त्वरण क्या आता है वेग में परिवर्तन और बटा समय। तो यहाँ वेग में परिवर्तन कौन सा है, स्पर्श रेखा के अनुदिश जो वेग है उसके वेग में परिवर्तन। तो बिंदु Q पर TP के अनुदिश वेग माइनस, मतलब Q पे वेग क्या है BP के अनुदिश, BP के अनुदिश वेग क्या है, और माइनस बिंदु P पर BP के अनुदिश वेग और बटा समय, और समय क्या था डेल टी, तो यहाँ समय आ जाएगा डेल टी, और यहाँ क्या आएगी, यहाँ आएगी लिमिट डेल टी टेंस टू 0, कि बिंदु Q पे वेग क्या है इस साइड, तो बिंदु Q पे वेग क्या है BP के अनुदिश, और बिंदु P पे क्या है BP के अनुदिश वेग, उसको क्या कर दिया माइनस, तो वेग में परिवर्तन आ जाएगा, और बटा समय Q से P तक जाने में, मतलब P से Q तक जाने में समय लगा था डेल टी, तो यहाँ से डेल टी। अब इसको सोल्व करेंगे, Q पर BP के अनुदिश वेग, Q पर BP के अनुदिश वेग मतलब इस दिशा में, और इस दिशा में इसके समांतर ये वेग, तो यहाँ से इक्वल टू v प्लस डेल v और कोस डेल साई, v प्लस लिमिट, यहाँ थी लिमिट
लिमिट डेल टी टेंस टू 0 और v प्लस डेल वी कोस डेल फाई या क्यू पर बीपी के अनुदिश, क्यू पे बीपी के अनुदिश, और माइनस बिंदु P पर बीपी के अनुदिश, P पर बीपी के अनुदिश वेग स्मॉल v। तो ये है स्मॉल v और अपॉन डेल t। अब यहाँ से डेल टी क्या है, टेंस टू 0, डेल टी टेंस टू 0 है, डेल टी टेंस टू 0, डेल टी टेंस टू 0 का मतलब बिंदु P और Q के बीच की दूरी क्या है, लगभग 0, लगभग 0। बिंदु P और Q के बीच की दूरी क्या है, लगभग 0 है, और लगभग 0 होते ही वो कोण, जो ये कोण है वो भी क्या हो जाएगा 0, जो ये डेल साई कोण है वो भी क्या हो जाएगा, लगभग 0। तो यहाँ से डेल साई टेंस टू भी लगभग 0। अब यहाँ ये 0, ये टेंस टू 0, तो कोस का प्रसार क्या होता है, कोस का प्रसार होता है 1 माइनस, इसका यदि प्रसार करेंगे तो 1 माइनस डेल साई का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और प्लस डेल साई की पावर 4 और अपॉन फैक्टोरियल 4 और माइनस, और ये डॉट 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 ऐसे चलेगा, माइनस डॉट 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 ये ऐसे चलेगा। अब यहाँ ये लगभग 0 है तो लगभग 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, तो ये पावर 0 और इसका मान है लगभग 0, और लगभग 0 की पावर 4 का मतलब ये भी 0, तो ये 0, तो इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। ये पहले भी कर चुके जब अरीय त्वरण अरीय वेग निकाल रहे थे, अरीय वेग और अनुप्रस्थ त्वरण निकाल रहे थे। तो यहाँ से इसका मान क्या आएगा, इसका मान आ जाएगा 1। तो यहाँ से आएगा लिमिट डेल टी टेंस टू 0, यहाँ से इसका मान 1, तो ये बचा v प्लस डेल v और माइनस v और अपॉन डेल t। इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मान 1 कैसे आएगा, प्रसार से आएगा। 1 माइनस थीटा की पावर होती है स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, तो थीटा क्या है, डेल साई अपॉन डेल साई का स्क्वायर, तो डेल साई क्या है, टेंस टू 0, और टेंस टू 0 का मतलब लगभग 0, लगभग 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0.0 और वो पावर आगे वाली पूरी पावर हट जाएगी, तो वहाँ उसका मान क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा। और 1 से ये गुणा होंगे तो v प्लस डेल v और माइनस v और अपॉन डेल t। अब यहाँ से इस v से गया ये v, तो इसके आगे क्या आया, इसके आगे मान क्या आया, इसके आगे मान आया लिमिट डेल t टेंस टू 0 और डेल v अपॉन डेल v अपॉन डेल t, डेल v अपॉन डेल t। यहाँ से वही कि लिमिट हो रही है डेल t टेंस टू 0, नीचे वाले का टेंस टू 0, और ये पूरा डेल है तो ये पूरा हो जाएगा dv अपॉन dt। और इसके किसके इक्वल है, ये स्पर्श रेखीय त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण के इक्वल क्या आया, dv अपॉन dt, क्योंकि ये यही तो होता है कि dy बाई dx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 और डेल y अपॉन डेल x। इससे ये पिछली क्लासों में किया है आपने कि dy अपॉन dx हो, लिमिट x टेंस टू 0, नीचे वाले का टेंस टू 0 हो, तो पूरे का क्या हो जाता है, ये डेल d में कन्वर्ट हो जाता है dy और अपॉन dx। यहाँ इसी तरह तो है कि नीचे वाले का टेंस टू 0 हो रहा है, नीचे वाले का टेंस टू 0, तो ऊपर वाले का कंप्लीट डेल का dv और dt। अब यहाँ से स्पर्श रेखीय त्वरण क्या आया, dv अपॉन dt। हमें ज्ञात क्या करना था, स्पर्श रेखीय त्वरण। अब dv अपॉन dt, अब v क्या है, v क्या था, कल हमने ज्ञात किया था v क्या था, स्पर्श रेखीय वेग। स्पर्श रेखीय वेग क्या आया था, कल आया था स्पर्श रेखीय वेग v इक्वल टू क्या आया था, v इक्वल टू ds अपॉन dt। क्या आया था, ds अपॉन dt आया था, ds अपॉन dt। तो v की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, v की जगह स्पर्श रेखीय त्वरण का एक और फॉर्मूला क्या बन सकता है, स्पर्श रेखीय त्वरण का एक और फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला तो क्या है, dv अपॉन dt, और इसी के इक्वल क्या लिख सकता हूँ मैं, v का मान लिख दूंगा कि v का मान क्या है, ds अपॉन dt। यहाँ d अपॉन dt और v का मान क्या है, एक और ds अपॉन dt। यहाँ इससे गुणा होंगे तो d स्क्वायर एस अपॉन dt स्क्वायर, तो ये मान क्या आ जाएगा,
डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। तो स्पर्शरेखीय त्वरण का पहला फॉर्मूला ये, फिर v का मान रख दिया तो दूसरा फॉर्मूला ये। अब इसका एक और फॉर्मूला है, इसका एक और फॉर्मूला क्या है, dv अपॉन dt आया ना पहला मान, dv अपॉन dt, क्या करते हैं इसको गुणा करते हैं ds अपॉन dt से, ds अपॉन dt से। तो यहाँ से अच्छा ds अपॉन ds से गुणा करेंगे, फिर तो मान चेंज हो जाएगा क्योंकि ये कट के 1 और फिर से मान यही आ जाएगा। तो dv अपॉन dt और ds अपॉन ds से गुणा किया इसको, ds अपॉन ds से गुणा किया तो कि dv और अपॉन ds और ये क्या है ds अपॉन dt। तो ये जो ds अपॉन dt है, ds अपॉन dt, ds अपॉन dt, ds अपॉन dt क्या मान देगा v, तो इसका मान तो हो जाएगा v और बचा क्या dv अपॉन ds। तो ये क्या मान आएगा dv अपॉन dt के इक्वली है ये dv अपॉन dt के इक्वली तो है क्योंकि dv अपॉन dt और क्या किया ऊपर नीचे गुणा कर दिया ds अपॉन ds से। तो यहाँ से देखेंगे ds अपॉन dt, ds अपॉन dt का मान हमने ज्ञात किया था पहले, वो क्या था v, तो ये v और dv अपॉन ds। तो स्पर्शरेखीय त्वरण का एक और मान क्या आया, एक और मान आया v dv अपॉन ds। तो स्पर्शरेखीय त्वरण के कितने फॉर्मूले हुए, स्पर्शरेखीय त्वरण के फॉर्मूले हैं, त्वरण के फॉर्मूले क्या हैं, कितने हैं, 3 हैं। तो स्पर्शरेखीय त्वरण के फॉर्मूले कितने हैं, स्पर्शरेखीय त्वरण के फॉर्मूले कितने हैं, 3, dv अपॉन dt इक्वल टू डी स्क्वायर एस अपॉन dt स्क्वायर। पहला मान कैसे लाए, v का मान रख दिया, और दूसरा मान कैसे लाए, दूसरा मान लाए ds अपॉन ds से गुणा कर दिया, ds अपॉन ds से क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो उस तरह मान आ गया। फिर से देखेंगे एक बार, स्पर्शरेखीय त्वरण ज्ञात कर रहे हैं, तो स्पर्शरेखीय त्वरण किस तरह निकलेगा, स्पर्शरेखीय त्वरण निकलेगा, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। तो ये कौन सा त्वरण है, स्पर्शरेखीय त्वरण, तो कौन सी वेग में परिवर्तन की दर आ जाएगी, स्पर्शरेखीय वेग में परिवर्तन की दर आ जाएगी। तो स्पर्शरेखीय वेग में परिवर्तन की दर ज्ञात कर रहे हैं। पहले क्या किया, बिंदु P पे BP के अनुदिश वेग देख लिया, तो बिंदु Q पे BP के अनुदिशी वेग देखना पड़ेगा। इसके लिए एक समांतर रेखा खींच दी बिंदु Q पे और फिर घटक लेके इसका मान ज्ञात कर लिया इसके अनुदिश। तो बिंदु Q पे वेग ये और बिंदु P पे वेग ये, और यहाँ तक यहाँ जाने में समय लगा डेल T। तो बिंदु Q पे वेग कितना, इतना, और बिंदु P पे वेग कितना, इतना, और अपॉन डेल T। और फिर कैलकुलेशन करके इसको सोल्व किया तो इसके मान कितने आए, इसके मान आए 3। और यहाँ से dy/dx से इसको यहाँ सोल्व किया तो मान आ गया, मान क्या आया, मान आया dv अपॉन dt। तो स्पर्शरेखीय त्वरण के फॉर्मूले आ गए 3। और इसके बाद स्पर्शरेखीय त्वरण ज्ञात कर लिया हमने, क्या ज्ञात कर लिया, स्पर्शरेखीय वेग ज्ञात कर लिया, अभिलंबिक वेग ज्ञात कर लिया। अभिलंबिक वेग क्या आया था 0 और स्पर्शरेखीय वेग आया था ds अपॉन dt, वो क्या था v इक्वल टू ds अपॉन dt स्पर्शरेखीय वेग। आज ज्ञात क्या किया, स्पर्शरेखीय त्वरण ज्ञात किया। स्पर्शरेखीय त्वरण आया dv अपॉन dt, फिर v का मान रखा तो डी स्क्वायर एस अपॉन dt स्क्वायर, और फिर मान क्या आया v dv अपॉन ds। ये मान किस तरह आया, ds अपॉन ds से ऊपर नीचे गुणा किया इसी को, तो मान आया ये v dv अपॉन ds। इसके बाद एक और रह गया, 3 ज्ञात कर लिए, एक और रह गया अभिलंबिक त्वरण, और अभिलंबिक त्वरण करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसको देख लेना ढंग से, ठीक है फिर।